आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है निम्नलिखित में से दाब बढ़ाने पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रभावित होंगी। यह भी बताइए कि दाब परिवर्तन करने पर अभिक्रिया अग्र या प्रतीत दिशा में गतिमान होगी। तो देखिए प्रेशर बढ़ाने पर कौन कौन सी रिएक्शन पर असर पड़ेगा और कौन सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कौन सी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये भी हमको बताना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं और फिर करने जा रहे हैं। तो देखिए पहली रिएक्शन में इधर गैस के 2 मोल हैं, इधर गैस का 1 मोल है। तो दाब बढ़ाने पर केवल गैस को ही हम मान्यता देते हैं क्योंकि दाब गैस का ही होता है। कमरे पे अगर हम पानी रख दें 1 गिलास और एक पत्थर रख दें तो उसका कोई दाब नहीं होगा कमरे की दीवारों पर, लेकिन अगर गैस भर दें तो गैस उछल उछल के दीवारों पे दाब मारेगी। तो इसलिए केवल गैस की बात करेंगे। तो इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है। जब हम दाब डालेंगे तो हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल से पता है कि जो भी कारण होता है रिएक्शन उस कारण का विरोध करती। तो जाहिर सी बात है कि इधर 2 मोल है, तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो इधर के 2 मोल ज्यादा, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में आगे बढ़ेगी, यानी पश्चिमगामी दिशा में जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है उपयुक्त लिखित सभी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया सेकंड में मोलों की संख्या उत्पाद एवं अभिकर्मक के बराबर है। अच्छा, दूसरे का पहले बता दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरी अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया इसमें देखिए गैस के 3 मोल इधर हैं, 2 ये और 1 ये। गैस के 3 मोल इधर भी हैं, तो 3-3 बैलेंस है। जैसे तराजू ले लीजिए तो 3-3 बैलेंस है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरफ पलड़ा इधर उधर नहीं जाएगा। दाब डालेंगे तो दाब दोनों तरफ बराबर रहेगा। तो जब मोल दोनों तरफ बराबर है तो रिएक्शन अग्र दिशा में जाएगी ना पश्चिम दिशा। तो वही कह रहा है कि उपयुक्त लिखित सभी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया सेकंड में मोल संख्या यानी उत्पाद एवं अभिकारक बराबर है, अर्थात यन प्रोडक्ट बराबर यन रिएक्टेंट। अभिक्रिया में अभिक्रिया 1 में मोल संख्या गैस के उत्पाद एवं गैस के अभिकारक लिखना चाहिए, गैस लिखना चाहिए नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सॉलिड वाला भी ले लेंगे। तो केवल गैस का लेना है, बात ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर तो दोनों तरफ बराबर है, इसलिए यह अभिक्रिया दाब बढ़ाने पर प्रभावित नहीं होगी तथा दूसरी अभिक्रिया दाब बढ़ाने से प्रभावित होगी। दूसरी मतलब अन्य, अन्य जो है, दूसरी का मतलब दूसरी वाली नहीं, दूसरी की तो बातें हो रही। तब देखिए अगला देखते हैं, फर्स्ट से सारे नीचे तक चलते हैं। रिएक्शन दे दिया इसलिए हमको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए COCl2 गैस है, CO गैस है, Cl2 गैस, इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है। प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के कम है। यह ऐसी बात है कि दाब बढ़ाएंगे तो 2 इधर ज्यादा से कम की ओर, तो बाएं दिशा में अग्रसित होगी अभिक्रिया। तो दाब के बढ़ाने पर साम्य बाईं ओर अग्रसित होगा। अगला देखिए इधर 1 मोल गैस का है, इधर 2 मोल गैस का। सॉलिड का नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? कमरे में पत्थर रखो तो पत्थर दीवारों पे दाब थोड़ा डालेगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 मोल गैस के इधर है, 1 मोल इधर का, इधर वाला ज्यादा है इधर से, यानी प्रोडक्ट के गैस के मोल ज्यादा है रिएक्टेंट के गैस के मोलों से, इसलिए इधर ज्यादा है। तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। दाब के बढ़ने पर साम्य बाईं ओर अग्रसित होगा। बाईं मतलब इधर को, दाईं मतलब इधर को। देखिए दूसरा पहले ही बता दिया है इसलिए दूसरे को नहीं लिखा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा तो देख चुके। चौथा देखते हैं, इधर देखिए गैस के 3 मोल है, इधर गैस का 1 मोल है, इधर ज्यादा है इधर कम, तो ज्यादा से कम की ओर।
इधर को रिएक्शन जाएगी, इसलिए अग्र दिशा में जाएगी। दाब बढ़ाने पर साम्य बाईं ओर अग्रसित होगा। दाईं ओर, ध्यान दीजिए गलत लिख दिया है, बाईं नहीं दाईं ओर। दाया इधर है, गैस के मोलों की संख्या इधर है, तो अग्र दिशा में होगी। बाईं दाईं न कह के अग्र पक्ष कहना चाहिए। अब देखिए इंग्लिश वाली बुक में लिखा है कि पहली, तीसरी, पांचवी और छठी ये बैकवर्ड जाएगी। तो इसका मतलब चौथी इसमें नहीं है तो कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी वाली में गलत लिखा है, तो इसको आप दाईं तरफ कर दीजिए। ये जो हमारा चौथा वाला है बाईं की बजाय दाईं तरफ जाएगी। दाईं होना चाहिए, दाईं तरफ जाएगी, दाईं तरफ। अब अगला देखते हैं। तो देखिए पांचवा नंबर क्या है। पांचवें नंबर में देखिए प्रोडक्ट में केवल गैस के मोल है, रिएक्टेंट में नहीं है। तो प्रोडक्ट के गैस के मोल ज्यादा है रिएक्टेंट से, रिएक्शन बाईं तरफ जाएगी। तो दाब के बढ़ने पर साम्य बाईं ओर अग्रसित होगा। इधर देखिए 5, 4, 9 मोल है इधर रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 6, 4, 10 है। इधर ज्यादा है तो रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर मोलों की संख्या कम है गैस के, तो बैकवर्ड जाएगी, यानी बाईं ओर अग्रसित होगी दाब बढ़ाने पर। इसको इस तरह समझिए कि जैसे 2 बाल्टी में पानी ले लिया जाए, एक में पानी ज्यादा हो एक में कम हो, और पाइप से जोड़ दिया जाए तो पानी किधर जाएगा? अगर एक ही समतल पे रखा हो तो पानी किधर जाएगा? जिस ज्यादा वाली बाल्टी से कम की तरफ। तो इसी तरह इसमें भी ज्यादा वाले मोलों से कम की तरफ साम्य जाएगा। आप गलत ना करें इसलिए हमने ये ट्रिक बताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए 1024 केल्विन पर साम्य स्थिरांक 1.6 × 10⁵5 है। रिएक्शन दे दिया है H2 गैस प्लस Br2 गैस, इससे HBr के 2 मोल बन रहे हैं गैस में। कह रहा है यदि HBr के 10 बार सील युक्त पात्र में डाले जाएं तो सभी गैसों के 1024 केल्विन पर साम्य दाब ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए इक्विलिब्रियम पर प्रेशर ज्ञात करना है सबका। तो देखिए रिएक्शन लिख लिया। तो देखिए इस रिएक्शन के लिए साम्य स्थिरांक यानी Kc दिया है यहाँ पर, और इस रिएक्शन के लिए हमको बताना है। तो पहली बात तो उल्टा है, तो जाहिर सी बात है कि ये Kp जो इसके लिए बताना है ये अपान में चला जाएगा। तो देखिए K = 1/1.6 × 10⁵ लिखा है, क्योंकि ये रिएक्शन इसकी उल्टा है। तो साम्य भी इसका उल्टा होगा, इस रिएक्शन का उल्टा होगा इस रिएक्शन के लिए। तो ये अगर 1.6 × 10⁵ है तो इसके लिए 1/1.6 × 10⁵ होगा। तो इस प्रकार से K की वैल्यू आ गई। अब प्रारंभिक दाब यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन के लिए ये साम्य पर हम लोग लिखते हैं। तो साम्य पर अगर दाब की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है। तो अगर हम इसका दाब P माने तो ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो इसका आधा ही होगा, इसलिए P/2। ये देखिए प्रारंभ में है, नहीं ये पूरा सही से लिखा नहीं, इसको इस तरह लिखना चाहिए इनिशियल, यानी प्रारंभ में। मान लीजिए ये दाब कितना 10 बार का है तो ये 10 बार हो गया, 10 बार। इसका मान लिया कि 0 0 है, 0 0 माना क्या 0 रहेगा ही, क्योंकि रिएक्शन हुई नहीं तो 0 ही रहेगा। अब अगर साम्य पर इसका दाब P/2, इसका भी P/2 हो तो इसका कितना होगा? इसके मोल का ये 2 गुना है। देखिए यहाँ 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो इसका 2 गुना होगा इधर।
तो ये p/2 है, तो p/2 का दोगुना क्या होगा, तो p/2 गुणे 2 कर दीजिए तो आ जाएगा 2 2 कट के p, इसलिए p घटाया गया है। इतना दिमाग लगा के समझिए। अब k की वैल्यू इतना क्यों आई, क्योंकि ये रिएक्शन की ये उल्टा है, इसलिए इसका उल्टा होगा इसका k, तो उल्टा हो गया। अब प्रारंभिक दाब 10 बार क्वेश्चन में दिया गया है, तो Kp = p/2 इंटू p/2 प्रोडक्ट के आंशिक दाब बटे रिएक्टेंट के आंशिक दाब, तो p/2 इंटू p/2 अपान 10 - p का होल स्क्वायर। साम्य पर ये रखना है, ध्यान देना, Kp साम्य के लिए होता है, तो साम्य पर जो आंशिक दाब है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, वही हम यहाँ रखेंगे। Kp की वैल्यू ये हो गई और ये रखा गया, तो सॉल्व करने पर हमारा देखिए P आ गया, सॉल्व करने पे P आ गया हमारा 5 × 10⁻² बार। अब चूंकि H2 और Br2 दोनों 1 1 मोल है, इसलिए दोनों के लिए p/2 माना गया था, तो P निकल के आया है। तो H2 का अगर दाब निकालना हो तो p/2 है, तो इसका आधा कर देंगे p का, इसका भी p/2 है तो इसका भी आधा, यानी H2 और Br2 का आंशिक दाब हम p/2 करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए P इतना आया है, तो pH2 और pBr2 कितना होगा, p/2, तो इसका आधा 2.5 × 10⁻² बार। अब देखिए pHBr कितना था, 10 - p हमने माना था साम्य पर, ये देखिए यहाँ पर 10 - p, तो 10 में p घटा देंगे, तो देखिए 10 में p घटाया तो p की वैल्यू ये है, आ गया 2.5 × 10⁻² बार। तो PBr का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10.0 बार। ये आंशिक दाब होगा हमारा PBr का, PHBr का साम्य पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा डाई हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा डाई हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। CH4 यानी मीथेन को प्राकृतिक गैस कहते हैं, क्योंकि ये दलदल में पाई जाती है, दलदल से निकलती है। तो दलदल से निकलते हैं, यानी प्रकृति के अंतर्गत हमारी पृथ्वी आती है, तो प्रकृति से प्राप्त है, इसलिए नेचुरल गैस कहते हैं। तो इससे हमको क्या प्राप्त करना है, डाई हाइड्रोजन यानी H2 प्राप्त करना। तो जाहिर सी बात है कि कैसे प्राप्त करेंगे, दलदल में चूंकि रहती है मीथेन, तो उसमें दलदल में पानी पाया जाता है, तो पानी से क्रिया होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और H2 गैस बनेगी। कह रहा उपरोक्त अपक्रिया के लिए Kp का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी Kp का इक्वेशन। Kp एवं अभिक्रिया मिश्रण का साम्य पर संगठन किस प्रकार प्रभावित होगा, यदि दाब बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए। तो तीनों प्रक्रिया में हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए जो दी गई अभिक्रिया है उसको लिख दिया। तो दी गई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए फिर गलत लिख रहा है, यहाँ ऊष्माक्षेपी लिख रहा है, यहाँ ऊष्माशोषी लिख रहा है। ये इंडोथर्मिक, यहाँ एक्सोथर्मिक लिख रहा है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक है, तो इसको काट के सही करिए। यहाँ पर ऊष्माशोषी नाट ऊष्माक्षेपी, इसको काट के सही कर लीजिए। हिंदी में बहुत गलत है, इसलिए ध्यान देना है। यहाँ पर ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी लिख लीजिए। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है वो ऊष्मा को सोख लेगी। जब ऊष्मा को सोख लेगी तो इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ है हमारा, ऊष्मा उससे बाहर नहीं निकलेगी, तो उसका तापमान बढ़ेगा, तापमान उसका बढ़ेगा। ये हमको ध्यान देना है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होता क्या है,
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऊष्मा शोषी का मतलब वो ऊष्मा को सोख लेगी, और ऊष्मा को सोख लेगी तो जाहिर सी बात है ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी, तो पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी बीकर का तापमान बढ़ेगा, क्योंकि पदार्थ हम बीकर में ही लेंगे। अब देखिए जो नीचे ये लाइन लिखा है, इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें ये बताना है कि दाब, अच्छा ये बताना है कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए केपी का व्यंजक लिखिए। तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के गैस के मोनो का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब बटे रिएक्टेंट के गैस के मोनो का आंशिक दाब या गैस का आंशिक दाब। तो PCO इंटू PH2, और 3 मोल है तो 3 क्यूब हो गया। हमने बताया था जो गुणा होगा वो पावर में जाएगा, अपान PCH4 इंटू PH2। ये KP का फार्मूला होगा। आगे देखते हैं, खा में कह रहा है KP एवं अभिक्रिया मिश्रण का साम्य पर संगठन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि दाब बढ़ा दिया जाए। तो देखिए इधर मोल 2 है, इधर मोल 4 है, तो दाब बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ, तो ज्यादा मोलों से कम मोल की तरफ, यानी पश्चिम दिशा में, बैकवर्ड यानी बाईं दिशा में। तो देखिए लीच एट लियर सिद्धांत के अनुसार साम्य प्रतीप दिशा में अग्रसित होगा, यानी प्रतीप मतलब बैकवर्ड। अब देखिए अब कह रहा है कि अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि रिएक्शन हमारी इंडोथर्मिक है, यानी ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा को सोख ले रही है, सोखती चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जितना ऊष्मा ज्यादा बढ़ाएंगे सोखने की प्रक्रिया और ज्यादा तेज होगी, उसको भी सोखती जाएगी, तो जितना बढ़ाएंगे सोखेगी, यानी जो उत्पाद है वो सोख ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, क्योंकि सोख ले रही है, तो अग्रीय दिशा में अग्रसित होगी। लीच एट लियर प्रिंसिपल के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड दिशा में जाएगी, अग्रीय दिशा में। अब देखिए कह रहा उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि हमने पढ़ा था कि उत्प्रेरक क्या करता है, अग्र और पश्चिम दिशा में दोनों रिएक्शन को बराबर मात्रा में बढ़ाता है। इसलिए बराबर जब बढ़ाएगा, जैसे कोई तराजू हो, इधर 1 किलो का बांट रखें, इधर 1 किलो सब्जी रख दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तराजू की जो डंडी है वो न इधर जाएगी न उधर जाएगी, बराबर लेवल पे रहेगी। तो चूंकि उत्प्रेरक अग्र और पश्चिम अभिक्रिया की दिशा का दोनों को बराबर मात्रा में बढ़ाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साम्य प्रभावित नहीं होगा उत्प्रेरक मिलाने पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साम्य 2H2 गैस प्लस CO2 गैस रिवर्सिबल का साइन CH3OH गैस पर प्रभाव बताइए। H2 मिलाने पर, CH3OH मिलाने पर, CO हटाने पर, CH3OH हटाने पर। तो एक एक चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो देखिए पहले कह रहा है H2 मिलाने पर, H2 इधर है और इधर H2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जिधर ज्यादा होगा उधर से कम की ओर, तो अग्रीय दिशा में अभिक्रिया अग्रसित होगी। अब CH3OH मिलाएंगे तो इधर मिलाएंगे तो इधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो किधर जाएगी, विपरीत दिशा में। तो CH3O मिलाने पर साम्य प्रतीप यानी बैकवर्ड दिशा में अग्रसित होगा। CO हटाने पर, अगर इसको हटा लें तो यानी इसका कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, तो जब घटाएंगे तो रिएक्शन क्या, बढ़ाते तो आगे जाती, घटा रहे हैं तो पीछे यानी बैकवर्ड आएगी। तो CO हटाने पर साम्य प्रतीप यानी बैकवर्ड दिशा में अग्रसित होगी। CH3OH हटाने पर, जोड़ने पर इधर सांद्रता बढ़ती थी तो घटते की तरफ जाती थी, अब घटा रहे हैं तो इसी तरफ आ जाएगी यानी फॉरवर्ड। तो CH3OH हटाने पर साम्य अग्रिम दिशा में स्थापित होगा। उसी पानी से समझिए कि 2 बाल्टी में पानी है, एक बाल्टी में ज्यादा है एक बाल्टी में कम है, बराबर लेवल पे रखी गई है, जिधर पानी ज्यादा है उधर से कम की ओर पानी जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी है,
जिसको बढ़ाएंगे तो उसके विपरीत जाएगी, हटाएंगे तो कम होगी तो उसी दिशा में आएगी। तो इस प्रकार से हमको समझना है। 473 केल्विन पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के विघटन के लिए Kc का मान 8.3 × 10⁻³ है। कह रहा है यदि विघटन इस प्रकार दर्शाया जाए तो अभिक्रिया के लिए Kc का व्यंजक लिखिए। सब 4 विकल्प दिए हैं, तीनों के उत्तर हमको देना है। तो देखिए अभिक्रिया लिख दिया है, तो ये PCl5 के विघटन यानी डिसोसिएशन के लिए अभिक्रिया दिया है, और डेल्टा RH यानी मानक हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन दिया है। मानक अभिक्रिया ऊष्मा जिसको कह सकते हैं 124.0 किलो जूल प्रति मोल, ये दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए PCl5 गैस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस बन गई, और डेल्टा RH 0 दिया है 24 किलो जूल प्रति मोल, Kc दिया है 8.3 × 10⁻³ अब एक एक चीज हमको निकालना है। तो काम में पूछ रहा है कि रिएक्शन के लिए Kc का व्यंजक बताना। तो Kc प्रोडक्ट के गैस के मोलों की संख्या बटे रिएक्टेंट के गैस की मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए आ गया सब, तो यहाँ पर देखिए इस तरह हमने लिख दिया। अब देखिए Kc डैश कह रहा है प्रतीप अभिक्रिया के लिए समान ताप पर Kc का मान क्या होगा। प्रतीप मतलब विपरीत, तो जायज बात है इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये उल्टा जब कर देंगे तो 1/Kc हो जाएगा, Kc डैश, तो ये आ जाएगा इसका 1/, में तो 1.2048 × 10⁻² हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये आ गया सॉल्व करने पे 120.48 यानी Kc का मान 120.48। अब कह रहा है कि गा में फर्स्ट में कह रहा है कि और अधिक PCl5 मिलाया जाए। तो PCl5 और मिलाएंगे तो रिएक्शन आगे चलेगी। तो यदि PCl5 और अधिक डाला जाए तो अभिक्रिया अग्रिम दिशा में अग्रसित होगी, जिधर ज्यादा मात्रा होगी सांद्रता होगी उससे विपरीत जाएगी। तो सांद्रता इधर ज्यादा है तो इधर जाएगी अग्र दिशा में। दाब बढ़ाया जाए, जब दाब बढ़ाएंगे तो इधर देखिए 1 मोल है, ये 2 मोल है गैस के, इधर 1 मोल है, तो 2 ज्यादा है तो इधर जाएगी बैकवर्ड में। तो यदि दाब बढ़ाया जाए तो Kc का मान घटेगा। क्या पूछ रहा है, दाब बढ़ाया जाए Kc के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किधर जाएगा नहीं पूछ रहा है, Kc क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि बैकवर्ड अगर रिएक्शन जाएगी तो बैकवर्ड के लिए Kc, ये फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए 1/Kc है। तो जाहिर सी बात है कि अगर Kc को 1/Kc लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, घटी हुई आएगी, इसलिए जो है Kc का मान घटेगा। तो इसलिए यदि दाब बढ़ाया जाएगा तो Kc का मान घटेगा। देखिए घटा हुआ आया है बैकवर्ड के लिए, Kc का मान इतना है, इसके लिए इतना। यहाँ पर भी देखिए गलत लिखा हुआ है, ये समझने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं। यहाँ पर देखिए दाब बढ़ाया जा रहा है और Kc की बात की जा रही है मान। तो Kc केवल हमारे टेम्परेचर पर प्रभावित होता है, टेम्परेचर से। Kc का मान टेम्परेचर से ही केवल प्रभावित होगा। तो जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया में देखिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है 473 केल्विन, 473 केल्विन। जब ये टेम्परेचर फिक्स रहेगा तो एक निश्चित टेम्परेचर पर Kc की वैल्यू होती है। तो जब टेम्परेचर फिक्स है तो दाब बढ़ाने घटाने का हमारे Kc पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखिए गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर Kc का मान घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए Kc इज कांस्टेंट, ये एक तरह से साम्य स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित ताप पर। Thus in this case Kc would not change,
तो दाब घटाने बढ़ाने से केसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक निश्चित तापमान पर केसी निश्चित होता है, फिक्स होता है। इसलिए दाब घटाने बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा केसी में। तो देखिए हिंदी वाले में कितना गलत लिखा है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि हिंदी वाले में बहुत ध्यान से समझना है। हम भी देखिए ध्यान नहीं दिए, जल्दी जल्दी में बोल दिए। तो केसी का मान अप्रभावित रहेगा, ये लिख लीजिए, क्योंकि तापमान नहीं बदल रहा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर केसी इज कांस्टेंट, मतलब निश्चित तापमान पर केसी की वैल्यू निश्चित होती है। तो चूंकि टेम्परेचर नहीं बदल रहा, इसलिए हमारा केसी का मान नहीं बदलेगा। तो इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए टेम्परेचर की बात आ रही है। अब टेम्परेचर बदलेगा तो बदलेगा, ताप बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दें अगर, तो ये देखिए रिएक्शन हमारी इंडोथर्मिक है। डेल्टा आर एच जीरो की वैल्यू 124 किलो जूल प्रति मोल है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, इंडोथर्मिक है। डेल्टा आर एच जीरो अगर पॉजिटिव में लिखा हो तो इंडोथर्मिक, निगेटिव में लिखा हो तो एक्सोथर्मिक। कैसे पहचानेंगे? निगेटिव लिखने का मतलब है कि अभिक्रिया की ऊष्मा कम हो रही है। निगेटिव का मतलब कम कब होगी? जब बाहर निकलेगी। तो जाहिर सी बात है कि बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक, तभी कमी आएगी, तो माइनस लिखा रहेगा। अब चूंकि इंडोथर्मिक है तो कमी नहीं आ रही, उसी में रिएक्शन में ही, बीकर में ही जुड़ती जा रही है ऊष्मा, तो पॉजिटिव लिखा है। इससे हम एक्सो और इंडो को पहचानेंगे। तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी में सोखती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। तो यहाँ पर देखिए केसी इक्वल टू KF अपान KB, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KF बढ़ेगा, KF बढ़ेगा तो KC भी बढ़ेगा, क्योंकि KC KF के समानुपाती है। तो ताप बढ़ाने पर KF बढ़ेगा तथा KC का मान भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि KC KF के समानुपाती है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का K, ये बैकवर्ड रिएक्शन का K। B माने बैकवर्ड पश्च अभिक्रिया, F माने फॉरवर्ड अग्र अभिक्रिया। तो इस प्रकार से मान देखिए, सेकंड में कंफ्यूज मत होइएगा। KC का मान टेम्परेचर पर निर्भर करता है, क्योंकि तापमान नहीं दाब बढ़ा रहा है, इसलिए KC का मान नहीं बदलेगा। इसको सही कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने आज 30 नंबर तक क्वेश्चन तक किया है। अब 31 नंबर की स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं था।